अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो सेल्स की वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते होंगे अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ कि उनका इनपुट टेस्ट का कैरी फॉरवर्ड बढ़ता रहता है और उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो बोलती है भाई इतना कैरी फॉरवर्ड क्यों जमा हो रहा है। हमें तो एक सेक्शन मिल गया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप रिफंड भी ले सकते हैं। वो सब सेक्शन आज हम डिस्कस करने जाएंगे। वो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 8 ऑफ सेल्स 8 बी। अब उसमें लिखा हुआ क्या, रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, यानी कि ऊपर जो लिखा है कि 10% तक तो आपको पे ऑफ करना ही करना है ना, अगर आपका इनपुट एक्सीड हो जाता है। मे बी अलाउड, मे बी अलाउड है, देखें, मे बी अलाउड एडजस्टमेंट और रिफंड, बस यहाँ आके उनकी गोट अटक जाती है। Of an input X not allowed under subsection 1 subject to the following condition, namely in case of registered person whose accounts are subject to audit under Companies Act दो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सबसे पहली बात देखिए कि इस सबसेक्शन में आज तक कोई चेंज नहीं है जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया गया, इसको कंपनीज एक्ट 2017 नहीं किया गया। पहली बात, अपॉन द फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट अलाउ, कौन सा भाई, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपसे शेयर करें ये भी नहीं बताया गया है। Furnishing a statement showing along with the audited financial statement duly verified by the auditor showing the value addition less than the prescribed amount in subsection 1 यानी कि 10% था। अब आप खुद सोचें कि कोई कंपनी ये बता सकती है कि उसका वैल्यू एडिशन का परसेंटेज कितना है। हाँ, ये ज़रूर बता सकती है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, मैं इस बॉटल को, इसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं। इसमें कैप भी है, इसमें ऑयल भी है, इसकी रैपर भी है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसमें 10% या 10% से कम की वैल्यू एडिशन है। फिर दूसरी बात ये आती है कि लोग, बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने एक इनवॉइस आई, आप उस पर 18%, 15%, 16% जो भी लगा, आपने फॉरन रिकॉर्डिंग कर ली। क्या ये ज़रूरी है कि मैं उस इनपुट टैक्स को उसी महीने में क्लेम करूं? मेरा सवाल ये है। मेरे पास तो 6 महीने का टाइम है ना, मैं अगले महीने कर लेता हूँ। तो कभी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सीएसएस का रिटर्न का कैरी फॉरवर्ड मैच कर सकते हैं? कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन बनानी पड़ती है जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। वजह उसकी बताता हूँ। यार देखो दोस्तों, होता क्या है, आपके पास एक इम्पोर्ट पे जेडी आई है, सही, आप सीएसएस के रिटर्न में उसको क्लिक करते हैं, जेडी उड़ के आ जाती है, लेकिन एफएस के अंदर आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें तो आप ओवरहेड भी डालते हैं। तो वो जो चीज़ होती है, अब आप खुद भी मैच कर लीजिएगा कि आपकी जो सीएसएस में जो रिपोर्ट हुआ होता है और आपके पास जो असल जेडी आई हुई होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो आप एंटी क्या प्रपोज करोगे उसकी, क्या बैंक को वो, क्या आपका बैंक को क्रेडिट करोगे आप या डेबिट करोगे, और उसको इनपुट टैक्स को डेबिट या क्रेडिट करोगे? आपकी चीज़ें हिल जाएंगी। लाजमी सी बात है, सेसेस के रिटर्न को तो आप मैच नहीं, वो नहीं कर सकते ना, हिला तो नहीं सकते, उसमें चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे तो क्या आपका बैंक वगैरह आउट नहीं होगा? हो सकता है। अच्छा चलिए, ये तो रिकन्सिलेशन का टॉपिक है ना, कि इनपुट टैक्स की रिकन्सिलेशन। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास कैरी फॉरवर्ड क्यों जमा हो रहा है? आपके पास, मेरे पास एफबीआई से फ़ोन भी आए हैं इस चीज़ के ऊपर। वो कहते हैं सर जी ये बताएं, आपका इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड इतना जमा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो मैं उनको बोलता हूँ भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो सही कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी, यानी कि माल बिका ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, क्या ज़रूरी है कि वो ही जो इनपुट टैक्स आया है वो फ़ौरन का फ़ौरन कंज्यूम हो जाए? भाई 2 से 3 दिन तो, 2 से 3 दिन या एक महीना तो लगेगा ना उसको बनने के लिए। टेक्सटाइल में भी ऐसा ही होता है कि आप इनपुट इंसर्ट होता रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, छुट्टी आ जाती है, प्रोडक्शन डिले हो जाती है, टाइम लगता है ना बनने के लिए, किसी भी फिनिश गुड को बनाने के लिए टाइम बनता है। अब इसमें रिफंड पे दोबारा बात आते हैं, सही, ये बताने का मकसद ये था ताकि क्लैरिटी लेकर आए। अच्छा दोस्तों, मुझे एक पूरे सेक्शन, इसमें सेक्शन लिख दिया है कि एडबी का रिफंड मिलेगा। भाई चलो भाई, मुबारक हो, मिलेगा। क्या पूरे सेल्स टैक्स के रिटर्न के अंदर इसकी फिगर, इस सेल्स टैक्स के रिफंड के डालने की फिगर, कोई कॉलम है आपने कहीं देखा है कि कहीं किसी रॉ में आप इंसर्ट कर सकें? किसी रॉ में वो 29 वाला मत बात कीजिएगा प्लीज़, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक्सपोर्टर्स के लिए, उसमें क्लियरली लिखा है
वो सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए एनएक्सआर एच इसके लिए नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर किसी को ज़बरदस्ती करनी है कि वो इनपुट टैक्स कंज्यूम में सारा अपना डाल दे और बोले भाई मेरा इतना कंज्यूम हो गया, मेरा रिफंड दे दो, नहीं पॉसिबिलिटी है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सही है ना? वो एनएक्सआर एच इसके लिए लोग कोशिश करते हैं। रूल्स में भी ये लिखा हुआ है, एक बात है कि STR 7 इलेक्ट्रॉनिक फाइल, STR 7 के हिसाब से ना वो आपको ये फाइल करना पड़ता है रिफंड, जो जबकि STR 7 का कोई फॉर्म ही नहीं है। STR 7 का कोई फॉर्म ही नहीं मौजूद है, तो आप बताएं ना कैसे उस रिफंड को डाल सकते हैं। और मैनुअल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि आपका जो चेक आता है वो भी डायरेक्टली आता है। जो आपका चेक आता है आपके पास, आप नोट करते होंगे, बोर्ड से डायरेक्टली आता है आपके अकाउंट में, डायरेक्टली एड होता है, तो कैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे? ये कैसे जस्टिफाई? अच्छा, दूसरी बात है यार, ये इनपुट टैक्स अगर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, आप मुझे एक बात का जवाब दिए, अगर ये कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपकी डिमांड इतनी नहीं है ना, आपके डिमांड नहीं है, मार्जिन नहीं है। अगर आप ये, अगर 8B का रिफंड के ऊपर बात करने जाएं और ये देना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान पहुंच जाएगा रिफंड लेने के लिए, क्योंकि सबके कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा होंगे। सेल कहाँ है लोगों के पास, मार्जिन कहाँ है लोगों के पास, प्रॉफिट मार्जिन है लोगों के पास, है ही नहीं। आप मुझे बताएं ना किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड, लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड मिल जाए, कैसे मिलेगा भाई? बता दो मुझे यार, मैंने तो बहुत कोशिश की है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ का सेल्स टैक्स रिटर्न में डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ये कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं है। तीसरा, ये मैनुअल जा नहीं सकता, तो आप कैसे करेंगे यार? मुझे बताएं, सिंपल सी बात है। जितने सीनियर मैनेजमेंट लोग हैं, मतलब अगर लेमन की जबान में सोचे ना कि सबका कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो पूरा पाकिस्तान FBS इस्लामाबाद पहुंचा होगा और बोलेगा भाई लाओ रिफंड दो, हमारा कैरी फॉरवर्ड बहुत बढ़ रहा है। वो बोलेगा भाई 10% की आपकी वैल्यू एडिशन है, बोलेंगे वो तो हमें पता नहीं है कि वैल्यू एडिशन है या नहीं है हमारे पास। मतलब वैल्यू एडिशन होगी, लेकिन उसका परसेंटेज डिफाइन थोड़ी होगा। अभी तो जो 10% है वो तो उसने एक बेंच दे दिए है ना, कि आपका इनपुट टैक्स अगर ज़्यादा हो जाए आउटपुट टैक्स से, तो वो, तो आप 10% दे दें, इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाए 10% दे दें आप। वो 10% का देने का मकसद ये होता है कि आपके पास, आप कम से कम 10% का ग्रॉस प्रॉफिट तो कमाते ही होगे ना। 10% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाते ही होगे, तो वो 10% हमें पे कर दे। तो ये देखें, वही सेंटर अराउंड वही वाली बात आती है। इस रिफंड, अच्छा फिर उसमें लिखा है, वो एक चीज़ और लिखी थी, मैंने आप लोगों को बताई थी कि फर्निशिंग है स्टेटमेंट। भाई कौन सा स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट तो बताओ, कौन सा स्टेटमेंट मैं फाइल करूँगा ऑडिटेड के साथ और ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ? उस स्टेटमेंट को ऑडिट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कभी कंपेयर कर सकते हैं आप लोग? मुझे एक चीज़ बता दें, कभी कोई कंपेयर कर सकता है तो मुझे बता दो यार दोस्तों। तो देखिए, कहने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ें आसान होती है ना, लोग उसको, जैसे एक्सपोर्ट का रिफंड होता है, उसको लेने में फिर भी आसानी होती है। ऑल्दो वो भी इतना आसान नहीं होता लेना, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट से लेना इतना आसान नहीं, लेकिन जो अनरियलिस्टिक से अप्रोचेज हैं, उसमें आप क्यों, मतलब उसमें आप अपने आप को ट्रैप करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आप लोग टैक्स प्लानिंग के थ्रू कुछ चीज़ें अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं इसको मैनेज करने के लिए कि हमारा सेल्स टैक्स कंपाइल ना हो। देखो, सेल्स टैक्स क्लेम करो या अनपरचेज में रहे, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है कि वो आप क्लेम करो नहीं करो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी महीने में आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप बोले हाँ चलो यार उसको मैं क्लेम करके डाल दूँ। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि भाई मेरा कैरी फॉरवर्ड जमा हो रहा है, बस मेरे को तो इसका रिफंड चाहिए 8B 2 के हिसाब से। तो ऐसा, ये पॉसिबिलिटी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग, मैं FBS इस्लामाबाद भी गया हूँ इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, और कोई खातर खा कोई फ़ायदा हुआ नहीं है इस चीज़ पे मेरा। हो सकता है किसी को मिला हो, लेकिन मैंने आज तक 8 सालों में नहीं देखा कि किसी को 8B का रिफंड मिला हो। अगर किसी के पास मिला हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग की नॉलेज के लिए इजाफा होगा, सबके लिए नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मेरा, अगर मैं कहीं चीज़ पे गलत हूँ, टेक्निकली साउंड गलत हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे बताइएगा कि सर यहाँ ये चीज़ गलत आपने बताई है, ये इस तरह एवेल्यूएट हो सकती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।